और आज तो हमारे आपके लिए, सभी हिंदुस्तानियों के लिए गर्व की बात है, क्योंकि भारत के पास दुश्मनों की मिसाइल का शूटर आ गया है। वो भी दिखाएंगे आपको। लेकिन शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, उत्तर प्रदेश में नेता और अफसरों के बीच खींचतान पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्लियर कर दिया है। क्या आजकल योगी अपनी पार्टी के विधायकों, सांसदों और स्थानीय नेताओं की मीटिंग ले रहे हैं। इसी मीटिंग में नेताजी ने सीएम से अफसरों की शिकायत की, कहा कि अफसर काम नहीं करते, हमारी बात नहीं सुनते। इस पर योगी ने उन्हें कार्रवाई का भरोसा तो दिया, लेकिन शर्त के साथ। उन्होंने कहा कि अगर पक्के सबूत लाएंगे तो अफसर पर जल्द कार्रवाई करेंगे। अब बाबा ने ये जो पक्का सबूत जोड़ दिया है ना, इससे बीजेपी के कई विधायक और टेंशन में आ गए हैं। ढेर सारे केसों में एविडेंस नहीं मिल पाएंगे। अरे भैया, साक्ष्य नहीं, कोई बेईमान अधिकारी है तो उसके साक्ष्य लेके कैमरा लेके घूमेगा विधायक। इसी बात की तो टेंशन है। मंत्री विधायक सबूत कहां से लाएंगे, और अगर सबूत नहीं लाएंगे तो अफसर पर बाबा एक्शन कैसे लेंगे? क्योंकि बाबा ने तो कह दिया है कि पक्का सबूत लाएंगे तभी अफसर पर कार्रवाई करेंगे। तो अब आगे का रास्ता क्या है? ये लोकतंत्र में किसी के ऊपर बिना सबूत के कोई कार्रवाई तो नहीं होती है, लेकिन इतना जरूरी है कि अगर जनता को संतुष्ट करना है तो हर चीज में सबूत नहीं मिलता, और सेवा के भाव से जब तक अधिकारी नहीं आएंगे या हम जनसेवक नहीं आएंगे तब तक लोकतंत्र का असली महत्व नहीं होता। अरे भैया, साक्ष्य नहीं, कोई बेईमान अधिकारी है तो उसके साक्ष्य लेके कैमरा लेके घूमेगा विधायक। करेंगे बात करेंगे अधिकारियों की मनमानी जो है ना, जिसने नरक कर दिया है और भाजपा का जो नुकसान किया है, उसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं और करेंगे आगे। सबूत वाली ये कहानी शुरू कहां से हुई, अब इसे समझिए। यूपी में विधानसभा उपचुनाव से ठीक पहले योगी आदित्यनाथ प्रदेश के सभी मंडल के एमपी, एमएलए और एमएलसी से मिल रहे हैं। आज दोपहर में योगी ने मेरठ मंडल के नेताओं और शाम में प्रयागराज मंडल के सांसदों और विधायकों से मुलाकात की। पिछले कुछ दिनों में यूपी के 12 मंडल के नेताओं के साथ योगी ऐसी मीटिंग कर चुके हैं। इस मीटिंग के जरिए सीएम हर सीट का फीडबैक ले रहे हैं और सभी जनप्रतिनिधियों को सलाह दे रहे हैं कि वो एकजुट होकर उपचुनाव लड़ें, जनता के साथ नियमित रूप से संवाद बनाएं, जनता की समस्याओं को लेकर संवेदनशील रहें। कहा जा रहा है कि एक दिन पहले सीएम दफ्तर में मुलाकात के दौरान मुरादाबाद मंडल के विधायकों को जब योगी ऐसी ही सलाह दे रहे थे तो कई विधायकों ने अफसरों की शिकायत की। उन्होंने कहा कि जनता से जुड़ी समस्याओं का समाधान इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि अफसर उनकी बात ही नहीं सुनते। इससे जनता के बीच पार्टी की इमेज को नुकसान पहुंच रहा है। तब जाकर योगी ने कहा कि अगर ऐसा है तो उन अफसरों के खिलाफ पक्के सबूत लाएं ताकि कार्रवाई की जा सके। बीजेपी के कई नेता योगी की शर्त को सही बता रहे हैं। सबूत तो यही है कि जब उन्होंने ये बताएंगे कि ये काम है जो काम समय अंतर्गत नहीं किए गए, जो लोगों की समस्याएं थी इनको निष्पादन समय से नहीं हुआ, वही सबूत सर के संज्ञान में लाया जाएगा और मुझे उम्मीद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी उसका संज्ञान जरूर लेंगे। यूपी में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी की हार की एक बड़ी वजह अधिकारियों की मनमानी भी थी, ऐसा दावा पार्टी की रिपोर्ट में किया गया। लेकिन सवाल है कि क्या योगी की शर्त बीजेपी के सांसद और विधायक पूरी कर पाएंगे? लखनऊ से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, पल्लवी पटेल ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। कल सीएम योगी से मिली पल्लवी पटेल, करीब 20 मिनट तक दोनों की मुलाकात चली। अब अगर आप नहीं जान पा रहे पल्लवी पटेल कौन है तो हम आपको बता दें, पल्लवी पटेल ने केशव प्रसाद मौर्य को 2022 में चुनाव हराया था। करीब 20 मिनट ये मुलाकात सीएम के साथ पल्लवी पटेल की चली है। केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच का तथाकथित तनाव जो है वो हमेशा से चर्चा का विषय बना रहा है, और इस बीच पल्लवी पटेल जो 2022 में केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव हरा चुकी हैं, उनका योगी आदित्यनाथ से मिलना और 20 मिनट तक इस मुलाकात का चलना राजनीतिक गलियारों में हलचल का विषय बन गया।
चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित दुकानों, ढाबों और रेस्टोरेंट्स में अब नेम प्लेट लगाना अनिवार्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम रोक लगाए जाने के बाद समुदाय विशेष के लोगों ने दुकानों से ये नेम प्लेट हटा भी ली, लेकिन मुजफ्फरनगर के योग साधना आश्रम के महंत ने नई मुहिम शुरू की है। वो कांवड़ यात्रा मार्ग पर ओम चिन्हित भगवा झंडा, भगवान वराह की तस्वीर बतौर पहचान हिंदू दुकानों पर अब लगवा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में अब आरिफ आम वाला अपनी पहचान उजागर नहीं कर रहा, ना ही फल बेचने वाला बता रहा है कि वो निसार है, लेकिन हिंदू दुकानदार और ढाबा मालिकों ने अपनी मर्जी से पहचान बताना शुरू कर दिया है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर अब हिंदू ढाबा मालिक, रेस्टोरेंट और दूसरे दुकानदार अपने यहाँ भगवान वराह की तस्वीर और ओम चिन्हित भगवा झंडा लगा रहे हैं। नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस मुहिम को योग साधना आश्रम के महंत स्वामी यशवीर महाराज ने शुरू किया है। जहाँ भी आपका होटल, ढाबा, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकान, फलों की दुकान या खाद्य पदार्थ की कोई भी दुकान है, उस पर अपना और अपने पिता का मोटे अक्षरों में नाम लिखो, अपने आधार कार्ड की ट्रू कॉपी लगाओ और उस पर भगवे रंग में ओम का ध्वज लगाओ। महंत स्वामी यशवीर महाराज का दावा है कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर किसी दुकान में भगवान वराह की तस्वीर होने का मतलब शुद्ध शाकाहारी भोजन उपलब्ध होने की गारंटी है। इनका दावा है कि इससे कांवड़ियों को शाकाहारी भोजनालयों की पहचान करने में मदद मिलेगी और किसी तरह का भ्रम पैदा नहीं होगा। ज्यादातर हिंदू दुकानदार और ढाबा मालिक इस मुहिम का हिस्सा भी बन रहे हैं। मैंने वो पहले से ही लगा रखा है क्योंकि मैं उसके पक्ष में हूँ और महाराज जी ने मेरे आग्रह किया है कि जो भी शुद्ध शाकाहारी भोजन देने की क्षमता रखता है, जैसे कि मैं देता हूँ, बिना लहसुन प्याज का मेरे यहाँ पे खाना चल रहा है जब से श्रावण मास की शुरुआत हुई है। और वो मैंने चित्र लगाया है, महाराज जी ने जो चित्र हमें दिया था हमने वो अपने यहाँ पे लगाया, आप देख सकते हैं लगा हुआ है हमारे यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में नेम प्लेट की अनिवार्यता पर रोक लगाई थी, लेकिन कोई अपनी मर्जी से नाम उजागर करना चाहे तो इसकी कोई मनाही नहीं है। इसी वजह से हिंदू दुकानदार अब नाम की जगह भगवान वराह की तस्वीर और ओम चिन्हित भगवा झंडा लगा रहे हैं। हालांकि ये हिंदू दुकानदार अपनी इच्छा से कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु इसे अलग ही चश्मे से देख रहे हैं, जिन्हें लगता है कि इससे दो धर्मों के बीच की खाई गहरी होगी। अब ऐसे माहौल में जब कांवड़ यात्राएं निकल रही हैं और बड़ी तादाद में रोडों पर हैं और इस तरह के बयान देने का मतलब ये है कि ये हिंदू गुरु बाबा यशवीर जी मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान टकराव कराना चाहते हैं और एक खाई खोद रहे हैं। अगर मुस्लिम दुकानदार चाहे तो अपने नेम प्लेट दुकान के बाहर लगा सकते हैं, उस पर भी कोई रोक नहीं है, या फिर चाहे तो अपना धार्मिक प्रतीक चिन्ह भी लगा सकते हैं। हालांकि नेम प्लेट का उद्देश्य यही था कि कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों को पहचान छिपाकर गलत सामान न दिया जाए या फिर खाने पीने का अशुद्ध सामान न मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब देखिए, मुजफ्फरनगर ही नहीं, लखनऊ में भी हिंदू दुकानदार, ढाबा मालिक और फल बेचने वाले अपनी पहचान उजागर कर रहे हैं। ज्यादातर दुकानदारों ने अपने नाम की प्लेट दुकान या ढाबों के बाहर चस्पा कर दी है। लखनऊ के नाका इलाके में तमाम जो खाने पीने की दुकानें हैं वहाँ पर तमाम दुकानदारों ने अपने दुकान के आगे नेम प्लेट लगा दिया है। आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त जिस दुकान पे मौजूद हैं वहाँ पर एक ये नेम प्लेट जो है अलग से लगाया गया है। इसमें शिव कचौड़ी भंडार और दुकानदार का नाम अनिल गुप्ता लिखा गया है। नाम में बहुत फर्क पड़ता है भैया, ये आदमी नाम देख के आता है कि हाँ भाई हिंदू का दुकान है, बस इसमें लगा दिया बस, और कोई मतलब नहीं। ये वो दुकानदार हैं जो हिंदू दुकानदार हैं और रेस्टोरेंट चलाते हैं, इसके साथ साथ ढाबे चलाते हैं। ऐसे में हम जिस दुकान पे मौजूद हैं ये जो है आप देख सकते हैं कि पकवान स्पेशल रेस्टोरेंट है और यहाँ पर बाकायदा आप देख सकते हैं कि अनिल कश्यप जो है वो नाम लिखा हुआ है इस पर, और इसमें दुकान का नाम के साथ साथ दुकानदार का भी नाम लिखा है।
क्यों आप लोग ने ये नाम का जो है नेम प्लेट लगाया है? देखिए, पहचान छुपाने का कोई काम नहीं होना चाहिए। पहचान क्यों छुपाई जा रही है? अगर पहचान छुपाई जा रही है, इसका मतलब कोई गलत किया जा रहा है, तो उस गलत को ना करने देने के लिए हम लोग अपना नाम लिख रहे हैं। यहाँ से कांवड़ यात्री निकलते हैं, व्रत रखते हैं, तब करते हुए चले आ रहे हैं, जल लेके बेचारे भूखे प्यासे। भगवानों के नाम पे कृष्ण ढाबा और कान्हा ढाबा, शिव ढाबा नाम रखकर रिजवान भाई सामान बेच रहे हैं, तो आखिर उनको ये जरूरत क्यों है? अगर कोई गाय खाने वाला आदमी हमको अन्न परोस रहा है, ये हमको बर्दाश्त नहीं है। तो इसलिए हम लोग ने आपस में सबने तय किया, व्यापारियों ने यहाँ पर, कि हम लोग अपनी पहचान को लिखेंगे, हमको फल लेना भाई हम इनसे लेंगे। चाहे वो खाने की दुकानें हो, चाहे वो फल की दुकानें हो, सब्जी की दुकानें हो, सब जगह पर फिलहाल यही स्थिति जो है दिखाई पड़ रही है कि पूरी मार्केट में जो तमाम जो व्यापारी हैं, तमाम जो यहाँ पर जो विक्रेता हैं, वो अपने अपने दुकानों के आगे नेम प्लेट लगाते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं और बात करते हैं बंगाल की। सवाल, क्या बंगाल का बंटवारा होने वाला है? इस सवाल ने बंगाल की राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया है और इस सवाल को जन्म दिया है बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने, जिनका दावा है कि उनके प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्थ ब्लॉक को नॉर्थ ईस्ट में शामिल करने का प्रस्ताव दिया है और अंतिम फैसला पीएम मोदी करेंगे। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या बंगाल का बंटवारा होने वाला है? প্রপোজাল আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে দিয়েছি, এবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার বিচার করবেন। सुकांत मजूमदार के इस बयान ने बंगाल में हलचल मचा दी है। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार बंगाल के बंटवारे की बात कह रहे हैं। इनकी मांग है कि नॉर्थ बंगाल को अलग करके नॉर्थ ईस्ट में शामिल करना चाहिए, जिससे नॉर्थ बंगाल के विकास को रफ्तार मिल सके। इसी सिलसिले में ये प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात भी कर चुके हैं। যদি নর্থ ইস্টের সাথে উত্তরবঙ্গ যুক্ত হয়, উত্তরবঙ্গ পশ্চিমবঙ্গের অংশ হিসেবে নর্থ ইস্টের সাথে যদি যায়, তাহলে পরে স্বাভাবিকভাবেই উত্তরবঙ্গে কেন্দ্রীয় যে প্রকল্পগুলো আছে সেই প্রকল্পের টাকা অনেক বেশি পরিমাণে পাওয়া যাবে। नॉर्थ बंगाल को अलग करने की मांग नई नहीं है। पिछले साल बीजेपी के अनंत महाराज ने ऐसी ही मांग उठाई थी, जिन्हें बीजेपी ने राज्यसभा भेज दिया था। और अब सुकांत मजूमदार बंगाल के बंटवारे की बात कह रहे हैं। जाहिर तौर पर बंगाल बंटवारे की बात सत्ताधारी टीएमसी को पसंद नहीं आई है। ये किसी का दोस्त नहीं है, नॉर्थ बंगाल का भी नहीं, साउथ बंगाल का भी नहीं, क्योंकि ये तो बंगाल का ही दुश्मन है। बंगाल का रुपया मत दीजिए, 100 दिन का रुपया मत दीजिए। इन लोगों को याद रखना चाहिए, बंगाल का विभाजन करने का कोई कदम ना उठाए, ये सबसे अच्छा होगा। ये पार्टी का जो कुछ है वो भी चला जाए। बंगाल का लोग बंगाल का विभाजन नहीं चाहते हैं। बंगाल में भाट काट नहीं होगा, सब मिलके चलते हैं। नॉर्थ बंगाल, साउथ बंगाल, वेस्ट बंगाल सब है। ये क्या है? बंगाल तो इतना बड़ा कुछ नहीं। टीएमसी अटूट बंगाल की बात कह रही है, जो नहीं चाहती कि नॉर्थ बंगाल को अलग किया जाए। दूसरी तरफ बीजेपी है। हालांकि मौजूदा स्थिति में नॉर्थ बंगाल की सियासी ताकत बीजेपी के अनुकूल है। पश्चिम बंगाल के 9 जिलों को मिलाकर नॉर्थ बंगाल बनता है। नॉर्थ बंगाल में विधानसभा की 56 और लोकसभा की कुल 8 सीटें हैं। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 8 में से 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि वर्ष 2024 में 8 में से 6 पर जीत दर्ज की है। साउथ बंगाल के मुकाबले नॉर्थ बंगाल में बीजेपी का वोट बैंक मजबूत है। यहाँ 30% राजवंशी वोटर हैं, जिन्हें निर्णायक माना जाता है। नॉर्थ बंगाल की 4 लोकसभा और 23 विधानसभा सीटों पर राजवंशी समाज का प्रभाव है। माना जा रहा है कि अगर केंद्र सरकार सुकांत मजूमदार के प्रस्ताव पर विचार करती है और नॉर्थ बंगाल को अलग करके नॉर्थ ईस्ट में जोड़ा जाता है, तो इससे बीजेपी का इस क्षेत्र में प्रभाव बढ़ेगा, जबकि ममता की सियासी ताकत कम होगी। शायद यही वजह है कि बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार के सुर में सुर मिला रहे हैं। उत्तरी बंगाल का जो स्थिति है आज, चाहे वो सामाजिक स्थिति हो या अर्थनैतिक स्थिति हो, चाहे वो किसी निवेश का बात हो, वो पीछे है। हमारे से आप रिसोर्सेस लूटते हो, हमें भेड़ बकरी की तरह हमें ट्रीटमेंट करते हो। केंद्र सरकार से नॉर्थ बंगाल को एम्स मिलता है, आप उठा करके कलकत्ता ले जाते हो। सो कुल मिला के नॉर्थ बंगाल को ठगा गया है। हालांकि इससे बीजेपी को नफे के साथ नुकसान भी उठाना पड़ सकता है।
दरअसल बंगाली समाज एक बार बंटवारा देख चुका है, जिसका दर्द आज तक महसूस किया जाता है। ऐसे में अगर राज्य को बांटने के एहसास को बंगाली समुदाय दिल पर लेता है तो नॉर्थ बंगाल से भी बीजेपी के लिए राह मुश्किल हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब देखिए, केंद्र अगर सुकांत मौजूमदार की मांग पर विचार करता है तो ऐसा तीसरी बार होगा जब बंगाल बंटेगा। इससे पहले 2 बार बंगाल का विभाजन हो चुका है। मैं बताता हूं आपको याद भी होगा, वर्ष 1905 में ब्रिटिश राज के दौरान लॉर्ड कर्जन ने धर्म के आधार पर बंगाल का विभाजन किया था। तब पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बहुल और पश्चिम बंगाल में हिंदू बहुल था। वर्ष 1911 की अगर बात करें तो इसमें विभाजन को खत्म कर दिया गया था, जबकि वर्ष 2012 में बिहार और उड़ीसा को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया था। 1912 की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद वर्ष 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तब बंगाल को भी 2 हिस्सों में बांट दिया गया। पश्चिम बंगाल भारत में, जबकि पूर्वी बंगाल ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अब बात कर लेते हैं, जो आज दिल्ली आने वाली थी, लेकिन अब आखिर वक्त पर खबर यह आई कि वो दिल्ली आज नहीं आ रही है, कल आएंगी। खबर यह भी आई कि ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए समय मांगा है, लेकिन इससे आगे का फिलहाल कोई अपडेट नहीं है। कल ममता बनर्जी दिल्ली में होंगी, लेकिन प्रधानमंत्री करगिल में होंगे। ऐसे में मोदी से ममता की मुलाकात कल शायद ना हो पाए, लेकिन 27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक में दोनों बड़े नेता आमने सामने होंगे। खास बात यह है कि इंडिया गठबंधन ने इस बैठक से दूरी बना ली है, लेकिन दीदी नीति आयोग की बैठक में आ रही हैं। इसका मतलब क्या है? हम डरफूक नहीं हैं, हम काफिर नहीं हैं, हम गद्दार नहीं हैं। ममता बनर्जी क्या इसी तेवर के साथ दिल्ली आएंगी जिसके लिए वो जानी जाती हैं? कोलकाता में बारिश के बीच बीजेपी को ललकारने वाली ममता जब नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने होंगी तो माहौल कैसा होगा? नीति आयोग की बैठक में दीदी का शामिल होना इंडिया गठबंधन के लिए झटका है, क्योंकि जिन राज्यों में इंडिया गठबंधन की सरकार है वहां के मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की बैठक में शामिल होने से मना कर दिया है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे, लेकिन ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल होने के लिए कोलकाता से दिल्ली आ रही हैं। खास बात यह है कि दीदी अपने साथ मांग पत्र भी ला रही हैं। उनके मांग पत्र में क्या क्या है, अब ये जानिए। केंद्र सरकार के सामने ममता बंगाल के लिए 1,71,000 करोड़ रुपए मांगने वाली हैं। बाढ़ और तूफान में हुए आर्थिक नुकसान को लेकर 40,000 करोड़ रुपए मांग सकती हैं। इसके अलावा केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी वाली राशि में करीब 93,000 करोड़ रुपए मांगेंगी। करीब 35,000 करोड़ रुपए केंद्रीय अनुदान की मांग करेंगी। 100 दिन के विकास कार्यों के लिए 9,000 करोड़ रुपए और आवास योजना के लिए 8,400 करोड़ रुपए की डिमांड भी है। इसके अलावा ग्रामीण सड़क योजना के तहत 6,000 किलोमीटर लंबी सड़क बननी है। ये भी केंद्र सरकार से ही लेने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए अब आपको यूपी से आई एक ऐसी खबर बताते हैं जिसका कनेक्शन सीधे बांग्लादेश से है। दावा किया गया है कि यूपी के रायबरेली में 60,000 बांग्लादेशी घुसपैठियों का जन्म हुआ है। इस दावे की वजह है वहां बनवाए गए 60,000 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र। इतने बड़े पैमाने पर देश के किसी इलाके में बांग्लादेशियों की घुसपैठ शायद ही कभी हुई हो। हैरानी की बात यह है कि रायबरेली से बांग्लादेश की दूरी करीब 700 किलोमीटर है। अक्सर पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट में बांग्लादेशियों की घुसपैठ होने की बातें ही सामने आती हैं, पर अब रायबरेली शायद उनका नया ठिकाना है, जहां हजारों फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनने का और बनवाए जाने का खुलासा हुआ है। आप सोचिए जरा कि फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल करके न जाने कितने और डॉक्यूमेंट बन चुके होंगे अब तक। यह भी मुमकिन है कि आपके शहर में भी ऐसे बांग्लादेशी घुसपैठिए अब नागरिकता के दूसरे प्रमाण पत्र भी बनवा चुके होंगे। 50-60 हजार की संख्या में बने जन्म प्रमाण पत्रों की जो बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों के हैं। 1, 2, 500 या 1000 नहीं, बांग्लादेशी घुसपैठियों के करीब 60,000 जन्म प्रमाण पत्र रायबरेली में बनवाए।
और इस घोटाले का सच तब सामने आया जब हिंदू युवा वाहिनी नाम के एक संगठन ने सीएम योगी से शिकायत की। आरोप है कि रायबरेली में ग्राम विकास अधिकारी और जन सुविधा केंद्र के संचालक की मिलीभगत से करीब 60,000 से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमानों के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाए। बताया गया कि पिछले कुछ ही महीनों में ऐसे लोगों के जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए जिनका इस इलाके से कभी कोई संबंध ही नहीं रहा। 50 से 60,000 की संख्या में बने जन्म प्रमाण पत्रों की जो बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों के हैं, उनके सिलसिले में हमने जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को एवं अपने हिंदू युवा संगठन प्रदेश प्रभारी जी को जो है ज्ञापन देकर मैंने उनको उचित न्याय करने की और कठोर से कठोर कार्रवाई करने की अपील की है। एटीएस ने पूछताछ के बाद 4 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। मामले में जन सुविधा केंद्र के संचालक जीशान ने कई राज उगले। बताया गया कि आरोपी ने 1 साल में ही करोड़ों की संपत्ति खड़ी कर दी। ग्राम विकास अधिकारी विजय यादव से भी पूछताछ की गई। टीम गठित करके इनकी जब से आईडी एक्टिव हुई है तब से लेके अब तक जितने भी प्रमाण पत्र इनके आईडी के द्वारा जारी करे गए हैं, जिन जिन खंडों में रहे हैं, जिन जिन ग्राम पंचायतों में रहे हैं, उन सब की जांच की जाएगी, उन सब का वेरिफिकेशन किया जाएगा और जांच के बाद फिर आगे के कदम उठाए जाएंगे। इस मामले में यूपी पुलिस अभी भी पूछताछ कर रही है। हिंदू युवा वाहिनी ने इस मामले में कई अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। दावा है कि देश के कई इलाकों में ऐसे बांग्लादेशी पकड़े गए जिनके पास रायबरेली में बना जन्म प्रमाण पत्र मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। यूपी पुलिस के एक थाने में ऐसा क्या हुआ कि एक साथ 25 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर कर दिए गए? क्या पुलिसकर्मियों ने खुद को तेज तर्रार दिखाने के चक्कर में बड़ी गलती की? पूरा मामला क्या है जिसके बाद सीतापुर में एसपी ने पूरे थाने को ही लाइन हाजिर कर दिया? मेडल के चक्कर में सीतापुर पुलिस के साथ कांड हो गया है। वाहवाही लूटने के चक्कर में यूपी पुलिस का एक थाना नप गया। सीतापुर में समूचे कमलापुर थाने को लाइन हाजिर कर दिया गया है। वहां एसपी ने नशीले पदार्थ तस्करी से जुड़ी जांच में लापरवाही के मामले में एक्शन लिया है। हालांकि लाइन हाजिर होने के बाद पुलिस महकमा 2 धड़ों में बंट गया है। लाइन हाजिर किए गए पुलिसकर्मियों का कहना है कि उन्हें अपने गुनाह का पता तक नहीं है। कुछ हमारे संज्ञान में नहीं है। कोई मादक पदार्थ कहीं से पकड़ा गया होगा। किसने लाइन हाजिर करने का आदेश दिया? इसकी जानकारी हमें नहीं है, कप्तान साहब का आदेश है। जी सर। तो अब तो इस कंप्यूटर से आप लाइन पे आप जा रहे हैं, कारण समझ में आया कुछ? नहीं, कोई कारण समझ में नहीं। सूत्रों की माने तो पुलिस की एक टीम ने भारी मात्रा में मादक पदार्थ पकड़ा। इसके बाद पुलिस की दूसरी एसओजी टीम से विवाद हो गया। दूसरी टीम ने कमलापुर थाने पर मुकदमा लिखने का प्रेशर बनाया, जिसके बाद पुलिस की दोनों टीमों के बीच विवाद बढ़ गया। बात इतनी बिगड़ गई कि सुलझाने के लिए एसपी चक्रेश मिश्रा को मौके पर पहुंचना पड़ा। दरअसल नशे की जो खेप पकड़ी गई थी वो किसी दूसरे जिले की थी और सीतापुर पुलिस इस मामले को पकड़ने का दावा करना चाहती थी। इसके बाद एसपी ने कमलापुर थाना के प्रभारी समेत 25 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया। थाना कमलापुर के अंतर्गत मेरे द्वारा जो मेरे स्तर से नियम के अनुसार किया जाना चाहिए, रात्रि का औचक निरीक्षण किया गया था, जिसमें कतिपय पुलिसकर्मियों की अलग अलग स्तर के जो पुलिसकर्मी हैं, थाना प्रभारी से लेकर कांस्टेबल्स तक, उनके द्वारा जो उनका नियत कार्य है वो करे जाने में लापरवाही बरती जा रही थी। तो उसके आधार पर कुछ पुलिसकर्मियों को पुलिस लाइन ट्रांसफर किया गया है। एसपी चक्रेश मिश्रा की इस कार्रवाई के बाद सभी पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और अब लापरवाही के आरोप में लाइन हाजिर हुए पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में जहां लाल पेन ड्राइव ने सियासी स्ट्राइक की है। एनसीपी शरद पवार ग्रुप के नेता अनिल देशमुख ने एक पेन ड्राइव में सबूत होने का दावा किया है और यह भी आरोप लगाया है कि देवेंद्र फडणवीस और उनकी टीम ने उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और अजीत पवार समेत कई नेताओं को झूठे केस में फंसाने की साजिश रची। इसके बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने भी पेन ड्राइव की बात कही। लाल पेन ड्राइव में किसके कितने राज हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। त्यांचे काही ऑडिओ व्हिज्युअल्स हे मला आणून दिलेले आहेत।
देवेंद्र फडणवीस ने मुझे उस वक्त उद्धव जी ठाकरे के खिलाफ मैं एफिडेविट करने के लिए बोला था, अजीत पवार के खिलाफ झूठा एफिडेविट करने के लिए बोला था। त्यामध्ये ते उद्धव ठाकरेंबद्दल काय बोलतायत, ते पवार साहेबांबद्दल काय बोलतायत। उन्होंने उनके पास जो वीडियो क्लिपिंग्स है मेरे बारे में, उसको उन्होंने जग जाहिर करना चाहिए, लोगों के सामने लाना चाहिए। महाराष्ट्र की सियासत में इस लाल पेन ड्राइव ने भूचाल ला दिया। अब सारे मुद्दे हवा हैं और ये पेन ड्राइव ही महाराष्ट्र में विपक्ष की सियासत की फिलहाल सबसे बड़ी दवा है। ये पेन ड्राइव ठीक उस दवा की तरह है जो देखने में तो छोटी होती है, लेकिन उसका असर समूचे शरीर पर होता है। उसी तरह से ये छोटी सी पेन ड्राइव फिलहाल समूचे महाराष्ट्र की सियासत पर असरदार है, क्योंकि इस पेन ड्राइव के जरिए एनसीपी शरद पवार ग्रुप के नेता अनिल देशमुख ने आरोपों का ऐसा डेटा सियासी गलियारों में फाइल किया है जिससे समूची महाराष्ट्र की सियासत हिल गई है। देवेंद्र फडणवीस ने मुझे उस वक्त उद्धव जी ठाकरे के खिलाफ मैं एफिडेविट करने के लिए बोला था, आदित्य ठाकरे के खिलाफ मैं झूठा एफिडेविट करने के लिए बोला था, अजीत पवार के खिलाफ झूठा एफिडेविट करने के लिए बोला था। सुना आप, अनिल देशमुख बता रहे हैं कि उनके हाथ में जो पेन ड्राइव है वो बीजेपी की कार्यप्रणाली की असलियत का जीता जागता काला चिट्ठा। वो आरोप लगा रहे हैं कि महाराष्ट्र में कैसे फडणवीस एंड कंपनी ने उन पर जेल जाने से बचने के लिए दबाव बनाने का प्रयास किया और उसके लिए 2021 में महाविकास आघाड़ी के उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, अजीत पवार समेत कई नेताओं को फंसाने के लिए गलत एफिडेविट पर हस्ताक्षर कराने की कोशिश की गई और उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए। वो दावा कर रहे हैं कि ये वो वीडियो सबूत हैं जिनके आरोप वो और विपक्ष पिछले 10 सालों में बीजेपी की केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों पर लगाते रहे हैं और अब दावा कर रहे हैं अगर किसी को शक हो तो वीडियो बम फोड़ कर दिखा दूं। जो मैंने देवेंद्र फडणवीस के ऊपर आरोप लगाया था कि उन्होंने मुझे झूठे आरोप में फंसाया और हमारे सब नेता के ऊपर आरोप करने के लिए मुझके ऊपर दबाव डाला था, एफिडेविट करने के लिए बोला था, उसका सभी वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास में है। ये पेन ड्राइव है। अब संगीन आरोपों से भरी ये लाल पेन ड्राइव सियासत में डिटेक्ट हुई तो संगीन आरोपों से क्रुद्ध महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने भी अपना डेटा फाइल कर दिया। फडणवीस ने देशमुख के आरोपों को झूठ करार देते हुए उनके खिलाफ वीडियो सबूत होने का दावा किया। त्यांचे काही ऑडिओ व्हिज्युअल हे मला आणून दिलेले आहेत, त्यामध्ये ते उद्धव ठाकरेंबद्दल काय बोलतायत, ते पवार साहेबांबद्दल काय बोलतायत। आरोपों की पेनड्राइव प्रकट हुई तो महाराष्ट्र में सियासत भी तेज हो गई। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ने उसी पेनड्राइव को हथियार बनाकर महाराष्ट्र सरकार से लेकर केंद्र सरकार पर जमकर आरोपों के तीर चलाए। जो इनके फेवर में है उनको छोड़ दिया गया है, उनके ऊपर की ईडी की केसेस वापस ली गई है, सीबीआई की केसेस वापस ली गई है। तो अनिल देशमुख जी जो कह रहे हैं वो बात सच होंगी। एक षड्यंत्र का हिस्सा बनाकर अनिल देशमुख को जेल में भेजा गया और जेल में भेजने से पहले उनके ऊपर दबाव आया था कि जो हम बोलेंगे वो करो। वार हुआ तो उसी रफ्तार में पलटवार भी हुआ। बीजेपी ने अनिल देशमुख के बयान को गुमराह करने वाला बताया। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष पूछा, जिस दिन देवेंद्र फडणवीस ने उन पर दबाव बनाया था उस दिन उन्होंने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई, और अगर सबूत हैं तो फिर कोर्ट क्यों नहीं गए। इस दिन आपको देवेंद्र फडणवीस जी ने दबाव बनाया, ऐसा आप बोल रहे हैं। उसी दिन आपने उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं किया? उसी दिन आप उनको आरोपी क्यों नहीं बनाए? क्या इस लाल पेन ड्राइव में वाकई काले सबूत हैं? और क्या फडणवीस जिस ऑडियो वीडियो क्लिप की बात कर रहे हैं क्या उसका भी कोई वजूद है? तो फिर इतना तो तय है कि आने वाले दिनों में पेन ड्राइव से लेकर ऑडियो वीडियो वाले बम सियासी घमासान का बड़ा मैदान तैयार कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, कल देशहित में हमने आपको एक मिसाइल के परीक्षण की खबर दी थी। यह मिसाइल दुश्मनों की
ये मिसाइल दुश्मनों को आसमान में ही मार गिराएगी, इसकी ये खूबी थी। ये तकनीक इतनी चैलेंजिंग है कि दुनिया के कुछ ही देश इसे तैयार कर पाए हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने इसे बनाकर हमारी सेना को दुनिया के टॉप 5 देशों में लाकर खड़ा कर दिया है। भारत की शूटर मिसाइल क्या है, ये रिपोर्ट बताएगी आपको। इजराइल का आयरन डोम सिस्टम जिस तरह से रॉकेट को मार गिराता है, ठीक उसी तरह भारत भी मिसाइलों को मार गिराएगा। भारत के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने सफलतापूर्वक एक दुश्मन मिसाइल को मार गिराया। आसान भाषा में कहें तो भारत के पास दुश्मन की किसी बैलिस्टिक मिसाइल या परमाणु हमला करने वाली मिसाइलों को मार गिराने की क्षमता है। और ये पूरा परीक्षण कैसे हुआ, इसे समझिए। ओडिशा के बालासोर में 24 जुलाई को शाम 4:20 पर एक टारगेट मिसाइल लॉन्च की गई। इसे आप दुश्मन की मिसाइल समझिए। इसके बाद समंदर और जमीन पर लगे रडार ने इस दुश्मन मिसाइल का पता लगाया और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया। ठीक 4 मिनट बाद शाम 4:24 पर दुश्मन मिसाइल को मार गिराने वाली इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च की गई और इस मिसाइल ने सफलतापूर्वक आसमान में दुश्मन मिसाइल को मार गिराया। इसके साथ ही भारत के पास 5000 किलोमीटर की दूरी से मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने की ताकत मिल गई है। इस मिसाइल को भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है और इसके साथ ही भारत का अपना एयर डिफेंस सिस्टम रेडी हो गया है। इतना शानदार मॉडर्न 5000 किलोमीटर तक की रेंज वाली मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिसमें आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगे हुए हैं, रडार सिस्टम लगे हुए हैं, ट्रैक करके वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। और वाकई में ये देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा इजाफा है, खास तौर से जबकि DRDO के द्वारा बनाया गया और उसमें काफी बड़ी संख्या में हिस्से पुर्जे देश में बने हुए लगे। ये कामयाबी कितनी मुश्किल थी, ये समझने के लिए आपको उन देशों की लिस्ट देखनी चाहिए जो अब तक ये कारनामा कर पाए। अब तक ये कारनामा दुनिया में सिर्फ 4 देश ही कर पाए हैं। अमेरिका, रूस, इजराइल और चीन के पास ही ऐसी मिसाइलें हैं और इस कामयाबी के साथ इस लिस्ट में भारत 5वां देश बन गया है। इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम की कामयाबी का मतलब ये है कि अब चीन पाकिस्तान की मिसाइलों को हवा में उड़ाने के लिए भारत के पास एक और सिस्टम आ गया है। अब तक भारत के पास 400 किलोमीटर की दूरी तक की मिसाइलों को मार गिराने के लिए रूस में बना S-400 मिसाइल सिस्टम, 150 किलोमीटर तक की मिसाइलों से बचाने के लिए बराक 8 सिस्टम है, जिसे भारत इजराइल ने मिलकर बनाया है। भारत के पास 70 किलोमीटर तक मिसाइलों को मार गिराने वाली आकाश मिसाइलें भी हैं, जिसे DRDO ने तैयार किया है। अब इस लिस्ट में नई इंटरसेप्टर मिसाइल भी शामिल हो गई है, यानी भारत की हवाई सुरक्षा पहले से ज्यादा मजबूत और सटीक हुई है। हमारा भी अटैक के साथ एक तरह मिसाइल डिफेंस मिसाइल्स डेवलप हो, साथ साथ मिसाइल के अगेंस्ट डिफेंस भी पुख्ता हो, ताकि अगर उनकी मिसाइल जो आ रही है उनसे अपने आप को बचा सके और हमारी मिसाइल के द्वारा उनको डिस्ट्रक्शन कर सके। DRDO ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की इस मिसाइल का परीक्षण नवंबर 2022 में भी किया था। भारत ने इस स्वदेशी सिस्टम को बनाने की कोशिशें 90 के दशक में ही शुरू कर दी थी। इस सिस्टम की मिसाइलों के कई बार परीक्षण हुए, कुछ टेस्ट फेल भी हुए। हालांकि DRDO ने पहले दावा किया था कि उनकी मिसाइलें 99% से ज्यादा मामलों में लक्ष्य पर सटीक अटैक कर सकती हैं। इस मिसाइल का परीक्षण भारत के दुश्मनों के लिए नई टेंशन लेकर आया है। चीन पाकिस्तान के पास लंबी दूरी की मिसाइलें हैं, लेकिन भारत के पास ऐसी मिसाइलों को हवा में ही खत्म करने की क्षमता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए अब अपने पड़ोसी की बात किए लेते हैं। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान में सियासी तूफान थम ही नहीं रहा और न थमने का नाम ले रहा है। कोई ना कोई बखेड़ा वहां खड़ा हो ही जाता है। ताजा मामला नवाज शरीफ की मुश्किलें हैं, उन्हीं के दामाद ने जो बढ़ा दी हैं।
नवाज के दामाद मोहम्मद सफदर ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान की सेना ने लंदन जाकर नवाज शरीफ के पैर पकड़े थे। उनसे सेना ने मुल्क वापसी की गुहार लगाई थी। तब कहीं जाकर नवाज शरीफ देश वापस लौटे हैं। लेकिन ऐसी नौबत क्यों आई, आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। पाकिस्तान की आर्मी ने क्यों पकड़े थे नवाज शरीफ के पैर? नवाज शरीफ के सामने आर्मी अफसर क्यों गिड़गिड़ाए थे? पाकिस्तान की सेना क्यों चाहती थी नवाज की मुल्क वापसी? इन सवालों का जवाब दिया है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के दामाद मोहम्मद सफदर ने, जिसके एक बयान ने पूरे पाकिस्तान में खलबली मचा दी है। सफदर का दावा है कि पाकिस्तानी सेना के अफसर वर्ष 2022 में लंदन गए थे। वो नवाज शरीफ के सामने गिड़गिड़ाए थे, उनके देश लौटने की गुहार लगाई थी और नौबत पैर पकड़ने तक आ गई थी। मोहम्मद सफदर ने यह दावा बुधवार को उस वक्त किया जब वो पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उनका दावा था कि सेना के अफसर चाहते थे कि नवाज बर्बाद होते देश को बचाए। वैसे जिस तरीके से नवाज शरीफ की वापसी हुई थी, उन्हें जिस तरह का वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया था, उसी से पता चल रहा था कि इसके पीछे सेना का हाथ है। सफदर ने दावा किया कि नवाज शरीफ चौथी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए देश वापस लौटे थे, लेकिन उन्हें चुनाव हराया गया और ऐसा इसलिए किया गया कि नवाज प्रधानमंत्री ना बन सके। इस हार का आरोप सफदर ने सेना पर ही लगाया है। दरअसल इसी साल फरवरी में हुए आम चुनाव में नवाज शरीफ मानसेहरा सीट से हार गए थे। अब उनके दामाद के इस विस्फोटक बयान ने पाकिस्तान में सियासी हलचल बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देश हित में बात करते हैं बाढ़ और बारिश के कहर की। इसके वजह से मचे हाहाकार की। देश में कई राज्यों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। यूपी से लेकर एमपी तक और महाराष्ट्र से लेकर रांची तक बाढ़ की विध्वंसकारी तस्वीरें सामने आई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। आधे हिंदुस्तान पर बाढ़ बारिश का कहर। जल अटैक से आधे हिंदुस्तान में त्राहिमाम। बादल बरस रहे बेहिसाब, आफत में इंसान की जान। तस्वीरें देखकर अंदाजा हो जाएगा कैसे बाढ़ बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। मकान पानी में डूबे हैं, इंसान पानी में फंसा है। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक, झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक बाढ़ बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। तस्वीरें दमोह की हैं, जहां बाढ़ का पानी सड़क पर आ गया है, फिर भी लोग जान हथेली पर लेकर सड़क रास्ता तय कर रहे हैं। किसी भी समय कोई बड़ा हादसा हो सकता है। दमोह में लोगों ने सड़क पार कर ली, लेकिन अमरावती में ऐसा करना बाइक सवारों को भारी पड़ गया। देखिए, 2 बाइक सवार बाढ़ के पानी में बह गए, जिन्हें बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। मध्य प्रदेश के सागर में मूसलाधार बारिश से नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि 2 घरों के लोग उसी में फंस गए। किसी तरह प्रशासन को खबर मिली तो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। कई घंटों की जद्दोजहद के बाद 8 लोगों को सुरक्षित बचाया जा सका। हमारे 2 मकान बने हुए थे, वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में नदी का पानी आ जाने से 2 मकानों में 8 लोग घिर गए थे, जिनके लिए सागर से एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई और थाना स्टाफ और टीम की मदद से 6 लोगों में और उनके परिवार के सभी लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। मनाली में आधी रात सोलंग वैली के साथ लगते पागल नाले में बादल फटने से बाढ़ आ गई, जिससे मनाली लेह राजमार्ग बंद हो गया। हाईवे पर भारी पत्थर आने से पुल और पावर प्रोजेक्ट को भी नुकसान पहुंचा है। इतना ही नहीं, मनाली अटल टनल का संपर्क भी टूट गया।
रांची में बादल जमकर बरस रहे हैं। तेज हवाओं के साथ बारिश से जगह जगह जल भराव हो गया। जहां तक नजर जाएगी सैलाब में डूबा इलाका ही दिखाई देगा। ये तस्वीरें गुजरात के राजकोट की हैं, जहां कई घर भी बाढ़ के पानी में आधे तक डूब गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आगे बढ़ेंगे और अब हम चीन से आई एक खबर की पोल खोलेंगे। देखिए, चीन ने चंद्रमा पर पानी होने के सबूत दिखाए हैं। हालांकि ये काम भारत का चंद्रयान 1 सालों पहले कर चुका है। चीन ने चंद्रमा पर पानी होने के प्रमाण दुनिया के सामने रखे हैं। चीन ने चांगी 5 मिशन की मदद से चंद्रमा की मिट्टी के नमूने धरती तक लाए। चांद की मिट्टी का परीक्षण करके उसमें पानी के सबूत होने का दावा किया। हालांकि चंद्रयान 1 ने आज से 15 साल पहले चंद्रमा पर पानी को ढूंढ लिया था। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने माना कि चंद्रयान 1 ने ही पानी को सबसे पहले ढूंढा चंद्रमा पर। सितंबर 2009 में पहली बार इसके प्रमाण सामने आए, लेकिन चीन अब ऐसे दिखा रहा है मानो पहली बार उसने ही चंद्रमा पर पानी की जानकारी दुनिया को दी है। जी न्यूज़।